नमस्कार दोस्तों। आज अपन अंतिम टेस्ट जो है उसको हल करने की शुरुआत करते हैं। तो एकदम अच्छे से सुनना। जो फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 था उसमें कौन कौन से प्रश्न थे। तो पहला जो प्रश्न था वो ये था, सौरभ ने किसी पुस्तक का 59वां पेज वो पढ़ रहा है, तभी रमेश आकर उससे शेष कार्य रहने के बारे में पूछता है। तब वह बोलता है कि वह 1/3 भाग पढ़ चुका है, 1/3 भाग पढ़ चुका है। तो आपको बताओ, जबकि शेष भाग को वह कल पढ़ेगा, तो अभी कितने पेज और पढ़ने रह गए हैं। अच्छा, 1/3 भाग पढ़ चुका है, माना कुल पेज की संख्या कितनी x है, पढ़ा किसका, उसका 1/3 भाग पढ़ गया है ना, पढ़ लिया है। तो x गुणा 1/3 और जो भाग पढ़ा है वो कौन से कितने पेज हैं, 59 है, तो बराबर में हो जाएगा 59। अब ये बट्टा वाला 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 59 गुणा 3। ये आ जाएगा कुल पेजों की संख्या। 9 तिया 27 का 7 असल लगी 2, 5 ती 15 और 2 17, यानी कुल मिला के 177 पेज है। 177 में से 59 पेज उसने पढ़ लिए हैं, तो शेष कितने पेज बच गए भाई। तो आपको 177 में से 59 घटाना है, और जब आप 59 घटाओगे तो पीछे बचेगा 118 पेज, अभी उसको पढ़ना बाकी है। 118 पेज अभी वह और पढ़ेगा। सही उत्तर होगा 118। देखो प्रश्न नंबर 2, ये भी आसान था। क्या बोला है यहाँ, प्रश्न नंबर 2 में बोला है, एक भुजा का वर्ग है जो एकांक वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब एकांक का मतलब क्या होता है, एक वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल है ना। अच्छा, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कब होगा, जब उसकी लंबाई भी 1 हो और चौड़ाई भी 1 हो। भाई वर्ग की तो चारों भुजाएं समान है, और क्षेत्रफल का सूत्र होता भुजा का स्क्वायर। भुजा 1 होगी तभी तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा। यानी भुजा तो 1 है, यदि भुजा 1 है तो उसका विकर्ण जो है उसकी लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई पूछी है। वर्ग में विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा गुणा √2, भुजा गुणा √2। भुजा जब 1 है तो 1 गुणा √2 कर दो, जो हमारे पास √2 मीटर है वो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। अच्छा प्रश्न था, आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3 की अपन बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 के अंदर क्या बोला है आपको, देखो प्रश्न नंबर 3 के अंदर आपको बोला है, इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा ना। ये संख्या है 43,90,000, 43,90,675। इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, 9 के पीछे कितने अंक है, 4 अंक है, तो 9 के पीछे 4 जीरो लगा देते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं अपन। एक वर्ग दिया हुआ है, उस वर्ग में 4 बाहर वाले कोणों का जोड़ कितना होगा, ये पूछा है। बाहर वाले कोण, बाह्य कोण। इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये बाह्य कोण आपको पता वर्ग में 90 डिग्री होता है। इसको बाहर बढ़ाएं तो ये भी 90 डिग्री होगा। अंदर वाला भी 90, बाहर वाला भी 90 होता है वर्ग में। इसको बाहर बढ़ाया तो ये भी 90 डिग्री, इसको भी बाहर बढ़ाया तो ये भी 90 डिग्री। और इन 4 कोणों का नाम है A, B, C और D। तो इन ABCD का जोड़ क्या होगा। बाहर वाले 90-90 डिग्री कोण चारों का जोड़ कर दो, और जब 90-90 डिग्री का 4 बार जोड़ करोगे तो आपको पता है 90 + 90 + 90 + 90, 360 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। चलो प्रश्न नंबर 5 के अंदर आपको क्या बोला है, 1.81 का 1/6। तो पहले का सरल होगा ना, बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट, फिर ओ यानी का, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर बाकी होती है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पहले का सरल करना पड़ेगा, तो सरल कर देते हैं। 1.818 का की जगह गुणा करके 1/6 और प्लस 1.8। अब इस का को कैसे सरल करें, कुछ भी नहीं करना। 1818 में 6 का भाग दे दो, ये कितनी बार जाएगा, 303 बार। और चूंकि दशमलव लगा हुआ 3 अंकों के बाद, तो फिर से 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.303।
तो 0.303 इसके साथ जोड़ना है 1.8, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़े? 0.303 और ये है 1.8 और इसके पीछे 2 जीरो लगा दिए। जोड़ने के लिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करनी होती है। ये 3, 0, 8 और 3 11 का 1, फिर दशमलव 1 और 1 2, 2.103। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 6 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। चल, प्रश्न नंबर 6, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ें। अच्छा, इस प्रश्न में बोला है एक आदमी 2400 रुपये कमाता है। अच्छा, आपको पता है आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। अच्छा, क्या बोला? 2400 रुपये तो कमाता है। कमाता यानी महीने भर की आय हो गई 2400 रुपये, और 600 रुपये की बचत करता है। बचत करता है 600 रुपये की, मतलब खर्च कितने किए? 2400 में से 600 गए, 1800 रुपये वो व्यय करता है या खर्च करता है। आपको पूछा वह आय का कितने प्रतिशत खर्च कर रहा है। अच्छा, खर्च कितने कर रहा है? 1800 रुपये, और वो आय का कितना प्रतिशत है? खर्च 1800 रुपये कर रहा है, बट्टा में आय कितनी? 2400 रुपये, और गुणा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 का भाग 3 बार और 4 बार, 4 से 100 कटा 25 बार, 25 दिया 75% वह खर्च कर रहा है। प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं 7 की। चलो, प्रश्न नंबर 7 ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 7 के अंदर क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं 30 मीटर और 40 मीटर है। चलो भाई, ये है समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री है। समकोण बनाने वाली भुजा है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो पहले तो कर्ण पता करना पड़ेगा। यदि आपको याद हो पाइथागोरस त्रिक, 3 और 4 का कर्ण 5 होता है, तो 30 और 40 का कर्ण क्या होगा? 50, है ना। चूंकि सारे मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है यहाँ, है ना। 30 और 40 का कर्ण 50 आएगा। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 और 900 का जोड़ हो गया 2500, और 2500 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 और 2 जीरो की जगह 1 जीरो, तो 50 मीटर आ गया कर्ण। अब जब तीनों भुजाएं आ गई है तो पूछा क्या है? परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का जोड़, 30 प्लस 40 प्लस 50। 30, 40 और 50 का जोड़ हो जाएगा कितना भाई? 30, 40, 70, 50, 120 मीटर। ये हो जाएगा परिमाप। बहुत आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 8 को आगे बढ़ाते हुए अपन और उसको सरल करने की कोशिश करते हैं। चलो, प्रश्न नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा आगे बढ़ा दी जाए। अच्छा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, याद होगा आपको। यदि इसकी कोई एक भुजा आगे बढ़ा दी जाए तो ये बहिष्कोण कितना होगा? अंतः कोण और बहिष्कोण का जोड़ होता है 180। अंदर का 60 है तो बाहर का कोण हो जाएगा 180 में से 60 घटा दो, पीछे क्या बचा? 120 डिग्री। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब अपन प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। चलो, हाँ भाई, अगला हमारे पास प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 3 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श है, उस पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर या टाइलें बिछाई जा सकती है? कैसे सरल करते हैं इस प्रश्न को? पहली बात, वर्गाकार फर्श है, भुजा दे रखी है 3 मीटर, तो इसको भी पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 3 मीटर गुणा 100, 300 सेंटीमीटर। अब टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या कैसे निकालते हैं?
टाइलों की संख्या निकालनी है तो ऊपर तो कर दो फर्श की लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्श की लंबाई कितनी 300 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 300 सेंटीमीटर क्योंकि वर्गाकार है। बट्टा में टाइल की लंबाई कितनी 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। अब इसको काट के सरल कर दो। अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 3 कट गया, 2 का भाग 300 में गया 150 बार, यानी जो टाइलों की संख्या है वो 150 होगी। अच्छा प्रश्न नंबर 10 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। चलो प्रश्न नंबर 10, किसी संख्या तथा उस संख्या के 3/5 भाग का अंतर 40 है तो माना संख्या कितनी हो गई x, उस संख्या का 3/5 भाग कितना होगा x गुणा 3/5 और दोनों में जो अंतर है वो किसके बराबर है 40 के। तो ये समीकरण बन गया। इसके बट्टा में 1 आ जाएगा, 5 और 1 का लसअप ले लो, 5 और 1 का लसअप कितना होगा 5, 5 में 1 का भाग 5 बार उसका x से गुणा यानी 5x, माइनस 5 में 5 का भाग 1 बार उसका 3 से गुणा यानी 3x और बराबर में हो जाएगा 40। 5x में से 3x गया, 2x/5 बराबर 40। अब पक्षांतरण कर दो, 5 ऊपर और 2 नीचे, x बराबर हो जाएगा 40 × 5/2। 2 से 40 कटा 20 बार, 20 पंजे 100, यानी वह जो संख्या है वो संख्या कौन सी है 100। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर अपन 11 की बात करते। चलो प्रश्न नंबर 11 जिसके अंदर दिया हुआ x/5 बराबर y/8 है। चलो x/5 बराबर क्या दिया हुआ है y/8। अपन को पूछा है x + 5/y+8 क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, समीकरण के दोनों पक्षों में +1 करना पड़ेगा। +1 और इसके बट्टा में 1 कर दो। अब दोनों तरफ लसअप ले लो। इधर 5 और 1 का लसअप कितना 5, 5 में 1 का भाग 5 बार उसका x से गुणा यानी x, प्लस 5 में 1 का भाग 5 बार उसका 1 से गुणा यानी 5, बराबर में लसअप आ जाएगा 8, 8 में 8 का भाग 1 बार उसका y से गुणा यानी y, प्लस 8 में 1 का भाग 8 बार उसका 1 से गुणा यानी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से x + 5 और y + 8 को तो इधर बट्टा में ले जाओ और ये 5 उधर ऊपर चला जाएगा, तो पक्षांतरण करने पर ये बन जाएगा x + 5 और y + 8 उधर ऊपर था वो नीचे आ गया y + 8 और बराबर में ये 5 ऊपर चला गया और बट्टा में 8, यानी सही उत्तर होगा 5/8। इस प्रश्न को सरल करने का एक आसान तरीका भी है। x का मान 5 रख दो, y का मान 8 रख दो। यहाँ पे x और y का मान रख दो 5 और 8, x की जगह 5 रख दो, x की जगह 5 और y की जगह 8। x की जगह 5 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 5 + 5, y की जगह 8 रखोगे तो नीचे हो जाएगा 8 + 8। 5 + 5 10, 8 + 8 16, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 8 बार, 5/8। ये था प्रश्न नंबर 11। अब अपन प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। चलो प्रश्न नंबर 12, एक बार आप ध्यान से इस प्रश्न को देखना, क्या बोला है इस प्रश्न में पढ़ के देखना। देखो प्रश्न नंबर 12 में बोला है किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग यदि घटा दे तो 12 शेष बचता है। तो देखो माना संख्या x है, x का 1/3 यानी x गुणा 1/3, x का 1/4 यानी x गुणा 1/4, दोनों को आपस में घटाएं तो ये किसके बराबर होना चाहिए 12 के। अब यहाँ 3 और 4 का लसअप ले लेंगे। 3 और 4 का लसअप कितना 12, 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 का 1 से गुणा 4 × x यानी 4x, माइनस 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 का 1 से गुणा 3 × x यानी 3x और बराबर में 12। 4x में से 3x गया, पीछे क्या बचा 1x और बट्टा में 12 और बराबर में 12। ये वाला 12 वहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 12 × 12, यानी जो संख्या है उसका मान आया 144। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अपन 13 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13। चलो प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला है 1 रुपये का 1/4 भाग आपको ज्ञात करना।
1/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, 1 रुपये उसका 1/4 यानी गुणा 1/4 कर दो। 1 × 1 यानी 1/4। 1 में दे दो 4 का भाग, नहीं जाता, दशमलव लग गया तो हो गया 10। 10 में 4 का भाग 4 दूनी 8, पीछे बचा 2, आगे उतरा 0। 20 में 4 का भाग 5 बार, 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा 0.25। यही होता है 1 रुपये का 1/4 भाग। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं अपन। चलो प्रश्न नंबर 14 क्या बोला है, 148 और 185 का लसअप ज्ञात करो, है ना। तो 148 और 185 का लसअप ज्ञात करना है। तो लसअप आप लोगों को ज्ञात करना आता होगा। एक तरफ लिख दो 148, दूसरी तरफ लिख दो 185। अब इसका लसअप ज्ञात करना है तो सबसे पहले किसका भाग दोगे, 2 का। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 74 बार, वापस इधर 2 का नहीं जाता तो 185। फिर से 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, इधर 2 का भाग नहीं जाता तो 185। अब न 3 का जाएगा, सीधा जाएगा 5 का। 37 में तो नहीं जाता, इधर 5 का भाग, 5 तिया 15, पीछे बचा 3, 5 सत्ते 35। अब किसका भाग दो, 37 का, 1 और 1। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, पंजे 20 × 37, यानी जो लसअप होगा वो होगा 740। ये हो जाएगा लसअप। आप लोगों को ज्ञात करना आता है। प्रश्न नंबर अपन 14 सरल कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। चलो प्रश्न नंबर 15, 3690 में 6 व 9 को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या मिलेगी, 36,490 में 6 व 9 को आपस में बदल के देखो क्या संख्या मिलेगी। मिलेगी 39,460। और जो मूल संख्या है वो क्या है, 36,490। दोनों में अंतर लेना है, आपस में घटा के देखना, दोनों में अंतर आएगा 2970 का, है ना। मूल संख्या तथा 6 व 9 को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या, 6 व 9 की जगह आपस में बदल दी, दोनों में आप अंतर लेके देखना, 2970 आएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं अपन। चलो प्रश्न नंबर है हमारे पास 16। अच्छा, जिसके अंदर है √32.4, बट्टा में है √ में प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की जगह x लिख देते और बराबर में क्या है 2। इस समीकरण को सरल करना है तो दोनों पक्षों का पहले तो अपन वर्ग कर लेते हैं, है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वर्गमूल हट जाए। तो 32.4 के √ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 32.4, बट्टा में √x का स्क्वायर कितना x, बराबर में 2 का स्क्वायर कितना 4। ये x जाके 4 से गुणा हो जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 32.4। अब ये 4 चला जाएगा भाग में तो x बराबर 32.4 में जब 4 का भाग दोगे, 324 में 4 का भाग देना 81 बार, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 8.1। ये था प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। चलो, तान्या 6:40 पर सोकर उठती है। सोकर वो उठती है 6:40 पर और 8:50 पर वह विद्यालय चली जाती है। तो उसको तैयार होने में कितना समय लगा। तो 8:50 पर तो वो पहुंची है। उठी कब थी, 6:40 पर। आपस में घटा दो, 50 में से 40 गया 10, 8 में से 6 गया 2, यानी 2 घंटे और 10 मिनट उसको तैयार होने में लगे। अच्छा, 1 घंटा होता है 60 मिनट का, 2 घंटे मतलब 120 मिनट और प्लस 10 मिनट, यानी उसको तैयार होने में कुल 130 मिनट का समय लगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। 17 के बाद अपन प्रश्न नंबर बात करते हैं 18 की। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9,999। लेकिन आपको बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। जब एक से अधिक अंकों से पूर्णतः विभाजित करना हो तो पहले उनके लसअप से पूर्णतः विभाजित कर लो, पहले उनका लसअप निकाल दें।
तो लसब निकाल देते हैं अपन 12, 15, 18 और 27 का लसब, है ना। इसका लसब निकाल के देखते हैं तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6, 15, 9 और 27। अच्छा, अब किसका भाग दे 2 का, तो 3, 15, उसके बाद में 9 और 27। अब किसका भाग देना पड़ेगा 3 का, 1, 5, 3 और 9। अच्छा, अब किसका भाग दे 3 का, 1, 5, 1 और 3। अब फिर से 3 का भाग देना पड़ेगा, 1, 5, 1 और 1। अंत में 5 का भाग देना पड़ेगा, 1, 1, 1 और 1। अब इनका आप गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, 36 तिया 72, 72 पंजे 360, यानी लसब आया 360। अब यदि आप उत्तर निकालना चाहते हो ना तो क्या करें, आप ये जो संख्या है ना 9999, इसमें 360 का भाग देके जितना शेष बचता है वो घटा दो। तो 9999 में आप दे दो 360 का भाग, ये जाएगा 2 बार, 720। पीछे क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2। अच्छा, आगे अपन ने क्या उतार दिया 9। अच्छा, अब फिर से अपन भाग देने की कोशिश करते तो भाग कितनी बार जाएगा, ये भाग जाना चाहिए मेरे हिसाब से 8 बार। ट्राई कर लेते हैं 0। अच्छा, 8 छंग 48 का 8 हसल लगी 4, 8 तिया 24 और 4 28। अच्छा, ज़्यादा हो रहा है, चलो भाई इसका मतलब भाग देना पड़ेगा 7 बार। 7 बार देख लेते हैं, 0, 7 नम 63 का 3, 7 छंग 42 का 2, 7 छंग 42 का 2, है ना, 42 का 2 असल लगी 4। उसके बाद 7 ती 21 और 4 25, 2520। पीछे कितना बचा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 27 में से 25 गया 2। यानी इस संख्या में से आप 279 घटा दें। तो आपको क्या करना है, ये जो 9999 है इसमें से 279 जब आप घटाओगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और आगे आ जाएगा 9। तो 9720 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। थोड़ा लेंदी है पर देखना आपके एग्जाम में यही प्रश्न इस बार आपको नज़र आएगा ना, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क आपको लगा दे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपके सामने प्रश्न नंबर 19। अच्छा, प्रश्न नंबर 19 जो है इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 16 है, एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुणी है। तिगुणी मतलब 3:1 में है। अच्छा, 3:1 में है और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 16। कुछ भी नहीं करना, एक संख्या 3:1 में है और योगफल दिया हुआ है तो पहली संख्या कैसे आएगी, योग 16 है बट्टा में अनुपातों का योग 3 और 1 4। पहली संख्या निकालनी है तो गुणा 3 से कर दे क्योंकि पहली संख्या का अनुपात 3 है। 4 से 16 घटा 4 बार, 4 तिया 12। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, 16 बट्टा अनुपातों का योग 4 इंटू दूसरी संख्या निकालनी है तो अनुपात 1 से गुणा कर दे। 4 से 16 कटा 4 बार, 4 एकम 4, यानी संख्याएं हैं 12 और 4। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रश्न नंबर 20 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रश्न नंबर 20। यदि कक्षा 3 का एक छात्र है जो 4 + 2 को 8 लिख देता है, अब यानी वो 4 + 2 को 8 लिखता है तो वो क्या गलती कर रहा है, उसको ये चिन्ह की पहचान नहीं है, वो जोड़ की जगह गुणा कर रहा है। इसका मतलब वह क्या गलती कर रहा है, तो उससे मौलिक चिन्हों का अभी ज्ञान नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग किसी भी चिन्ह का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है ना। चलो, प्रश्न नंबर 21 की अपन बात करते हैं। इक्कीसवां प्रश्न नंबर 21 के अंदर क्या बोला है, देखो प्रश्न नंबर 21 में बोला है एक वर्गाकार गुटके की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो गुटके का परिमाप क्या होगा। अच्छा, वर्ग का परिमाप, वर्गाकार है तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा।
4 गुणा भुजा, और भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 इंटू 12 यानी 48 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आगे अपन बात करते हैं 22 की। प्रश्न नंबर 21 तक अपन पहुंच चुके हैं, प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं अपन। चलो प्रश्न नंबर 22 क्या बोला है, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन इतना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, साथ में ऊंचाई भी दे रखी है। अच्छा, क्या लंबवर्तीय बेलन के आयतन का सूत्र याद है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये आयतन किसके बराबर दिया हुआ है, 448 पाई के। तो यहाँ से पाई कट जाएगा। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर आपको वैसे भी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। एच का मान 7 रख देते हैं, आर स्क्वायर गुणा 7 बराबर 448, ये 7 चला जाएगा भाग में, आर स्क्वायर बराबर 448 बटा 7, 7 छंग 42, पीछे बचा 2, 7 चौक 28, यानी आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल कितना भाई, 8, यानी त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। किसी धन राशि का 15% जो है ना वो 45 के बराबर है। तो माना वह धनराशि x है, x का 15%, x गुणा 15 बट्टा 100, ये किसके बराबर है, 45 के। पक्षांतरण कर दो, 100 गुणा में 15 भाग में, x बराबर हो जाएगा 45 इंटू 100 और बट्टा में 15, 15 से 45 कटा 3 बार, 3 गुणा 100 यानी 300 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रश्न नंबर अपन 24 की बात करते। प्रश्न नंबर 24, अच्छा एकदम अच्छे से समझना प्रश्न नंबर 24 को भी। देखो, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है। जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचा तो उसको लाभ तो हो ही रहा। अच्छा, लाभ कितने रुपए का हुआ, 1020 रुपये में से जब आप 850 रुपये घटाओगे तब आपको पता लगेगा उसको 170 रुपये का लाभ हुआ। आपको इसी लाभ का प्रतिशत चाहिए। अच्छा, लाभ का प्रतिशत कैसे आता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य 170 रुपये बट्टा में क्रय मूल्य 850 रुपये और गुणा किससे कर दो, 100 से। 0 से 0, 17 से 85, 5 बार 5 से 100 कटा 20 बार और 20% हो जाएगा लाभ। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं अपन। घनमूल ज्ञात करना है। देखो प्रश्न नंबर 25 में वर्गमूल के चिन्ह में ये आगे छोटा सा 3 है ना, ये घनमूल को दिखाता है। 216 का घनमूल क्या होता है, 6, क्योंकि 216 6 का 3 बार गुणा करने से आता है और घनमूल करने पर 3 जीरो के बदले कितना जीरो लगता है, 1, तो उत्तर हो जाएगा 60, है ना। चलो प्रश्न नंबर 27 है आगे हमारे पास। ये था प्रश्न नंबर 25, सॉरी आगे 26 है ना, इससे पहले था। क्रम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ तरीके से क्रम लगाने की। 25 के बाद में ये 26 है। प्रश्न नंबर 26 में देखना है, ये एक लकीर खींची हुई है, ऊपर कोण नजर आ रहा 5x, 4x और 3x। आपको पता होगा ये तीनों कोण रेखिक युग्म में है ना, आधे वृत्त के बराबर कोण बन रहे, तो तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। अच्छा, 5 और 4 9 और 3 12, यानी 12x बराबर 180 डिग्री। अब ये 12 चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 180 में दे दो आप किसका भाग, 12 का भाग, 12 का भाग जाएगा 15 बार। ये तो x का मान आया। पूछा है सबसे बड़ा कोण कौन सा है। अच्छा, सबसे बड़ा कोण आपको कौन सा नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा, 3x होगा, 4x होगा या 5x होगा, भाई 5x होगा। 5x है तो 5 इंटू एक्स का मान कितना भाई 15, 5 इंटू 15 यानी सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 75 डिग्री। आगे अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। चलो प्रश्न नंबर 27 में बोला है, एक अध्यापक
अपनी कक्षा के छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। तो यह किस प्रकार का शिक्षण है? ये है मापन संबंधी, क्योंकि त्रिभुज में जब रचना करते हैं ना तो स्केल से अपन को मापना पड़ता है कि इतने सेंटीमीटर की भुजा रचना। यदि आपको याद हो तो आपको 8वीं कक्षा में रचनाएं पढ़ाई जाती थी, यहाँ तक कि 5वीं 6वीं में भी रचना से संबंधित बेसिक जानकारी पढ़ाई जाती थी। तो रचना करनी है तो मापन संबंधी शिक्षण कार्य वहाँ सीखा जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं अपन। अच्छा, यदि छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाना है तो क्या सर्वोत्तम उपाय है? उसका मूल्यांकन करो। मूल्यांकन से पता लग जाएगा कि उसने शैक्षणिक उपलब्धियां कितनी प्राप्त की है ना। मूल्यांकन के माध्यम से अपन शैक्षणिक उपलब्धियां पता कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 29। देखो, प्रश्न नंबर 29 में बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन आवश्यक है? अगर बच्चों का वर्गीकरण करना चाहते हो, बांटना चाहते हो और कक्षा का विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो कौन सा मूल्यांकन सबसे अधिक आवश्यक है? तो व्यापक मूल्यांकन उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ये मूल्यांकन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चलो, मूल्यांकन की प्रश्न नंबर 30 में एक परिभाषा दे रखी है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसने दिया? तो गुड्स ने दिया ना। तो ये हमारे पास कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।